Good afternoon, everyone. This is Shashank Tyagi. I welcome you all to introductory class of Political Science Optional. I hope and wish that you and your loved ones are safe in this lockdown. देखिए, इस वीडियो के बारे में आपको पहले एक अंडरस्टैंडिंग दे दूं। ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है। इंट्रोडक्शन समझते हैं आप? आचार व्यवहार करना है, जानना है कि एक्चुअल में है क्या पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, और जो बेसिक सवाल आते हैं तैयारी शुरू करने से पहले, उन सब को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। और साथ में क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए उस पर भी बात की जाएगी। आपको स्लाइड में एक लाइन दिख रही होगी, योर गेटवे टू मेरिट लिस्ट। व्हेन आई एम यूजिंग दिस सेंटेंस, योर गेटवे टू मेरिट लिस्ट, यस, इट कैन बी योर गेटवे टू मेरिट लिस्ट अगर आपने अप्रोच सही रखी और सही जगह पर कंटिन्यूस हिट किया, then you will be among the top ranks of merit list, and political science optional is going to play an important role. जो लोग अभी तैयारी शुरू जिन्होंने अभी करी है, तो उनको एक मेंस का अगर उन्होंने मार्क्स का ब्रेकअप देखा होगा तो आपको पता लगेगा कि 500 मार्क्स ऑप्शनल देता है, क्योंकि ऑप्शनल 250 मार्क्स के दो पेपर होते हैं। और अगर आप टॉपर्स के मार्क्स को रिव्यू करो और जो मेरिट लिस्ट में सबसे नीचे जिनकी रैंक आई उनको रिव्यू करो, उनकी मार्कशीट को रिव्यू करो, ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है, तो आपको एक फैक्ट नजर आएगा कि जीएस के 1, 2, 3, 4 चारों पेपर में जो डिफरेंस बिटवीन टॉपर और जो मेरिट लिस्ट में नीचे है, उसमें मार्क्स में डिफरेंस कम होता है। तो यानी कि मेजर जो रोल प्ले कर रहा है वो आपका ऑप्शनल का पेपर है, एसए का पेपर है, और पिछले कुछ सालों में तो जीएस के पेपर्स में भी अगर मैं बात करूं तो एथिक्स। तो जब हम ये एनालिसिस करते हैं तो हमें अपनी स्ट्रेटजी को फाइन ट्यून करने में मदद मिलती है। इस लेक्चर में जो कंटेंट है आगे, उसका ब्रेकअप आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सबसे पहले तो हम एनालिसिस करने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल क्यों। तो आप में से कई सारे लोग तो ऐसे होंगे जो भी सोच रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शनल लें। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का मन बना चुके होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पहले पढ़ चुके होंगे। मैं आपको बता दूं, तीनों ही कैटेगरी के एस्पिरेंट्स को इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। साथ में इसके बाद हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग सिलेबस को एक्चुअल में कैसे पढ़ना है। देखिए, स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल पर जिस तरीके से आप सिलेबस को कवर करते थे, उस तरीके से यूपीएससी में सिलेबस कवरेज नहीं होता। आपको इसके अप्रोच को समझना पड़ेगा। जैसे अगर हम अलेक्जेंडर का एग्जाम्पल लें, तो अलेक्जेंडर जब जो उस टाइम पर दुनिया का कंसेप्ट था कि यहां तक दुनिया है, जब वो जीतने चले थे, तो अब क्या आपको लगता है कि हर एक टेरेन में, हर एक जगह पर उनकी युद्ध की रणनीति समान थी? नहीं, जरूर, जाहिर सी बात है, जैसे चैलेंजेस वैसी रणनीति, तभी उनका इतिहास में नाम दर्ज हुआ। जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं वो देश के सबसे रेप्यूटेड एग्जाम्स में से एक है, और जिस पोस्ट को आप लेने जा रहे हैं वो पोस्ट केवल एक पोस्ट नहीं है, एक ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें रहते हुए आपके एक फैसले से लाखों लोगों का जीवन प्रभावित होता है। तो जाहिर सी बात है, इसी के हिसाब से चैलेंज होंगे और उसी के हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति होगी। तो यानी कि हम सिलेबस को भी जानेंगे और साथ में कुछ टिप्स की भी बात करेंगे जो कि इस जर्नी में
आपको काम आने वाली है। फिर इसके बाद हम जाएंगे बुक लिस्ट पर और ऑनलाइन सोर्सेस पर। साथ में आपके लिए एक बोनस, एक न्यू इनिशिएटिव जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसको भी डिस्कस किया जाएगा, एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली। बहुत हेल्प करने वाला है आपको, बहुत ही आसान कर देगा आपकी जर्नी। और अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी प्रिपरेशन टू द पॉइंटेड हो, कॉन्फिडेंस के साथ हो, आप मेरिट लिस्ट में जल्दी अपना नाम देख सकें। और उसके लिए जितने तरीके हो सकते हैं हम सारे इस्तेमाल करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। हम किसी पत्थर को ऐसे ही छोड़ने वाले, हम सब तरीकों का इस्तेमाल करेंगे और नए नए तरीके लाएंगे। लेकिन सबसे पहले वो तरीके कब कामयाब हो पाएंगे? जब आपकी एंगेजमेंट कोर्स में होगी। मीन्स मेरी क्लास में हमेशा कहता हूँ कि कोई प्रवचन नहीं होने वाला, इसी वजह से स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ देयर वोंट बी एनी प्रवचन। आप सोच रहे होंगे कि एक वीडियो है, कुछ चैप्टर का नाम आएगा, किस थिंकर का नाम आएगा, सर कहानी बताएंगे उसके बारे में एंड यू आर गुड टू गो। नो, इट्स नॉट द केस हियर। क्योंकि आप सीखोगे, भूलोगे, आप सुनोगे, ठीक है, और आप उसको समझने की भी कोशिश करोगे लेकिन फिर भूल जाओगे। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ाता नहीं हूं मैं, पढ़ाने का शौक नहीं है। हमें पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को सीखना है। पढ़ाना बड़ा आसान है। एक स्लाइड यहां पर आपके सामने आएगी, उसमें कंटेंट होगा, मैं उस पर कुछ अपनी चर्चा करूंगा और आपको लगेगा यह सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, और ऐसा ही होता है आमतौर पर। लेकिन अगर आपको सीखना है, सीखने का मतलब क्या होता है? एक बार स्किल आ गई तो आ गई। पढ़ने में क्या होता है कि पढ़ा भूल गए, लेकिन सीखने में क्या होता है? एक बार स्किल आ गई तो आ गई। तो उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा? नई अप्रोच से चलना पड़ेगा। मुझे तो मेहनत करनी होगी, दिस इज माई पैशन, आई एम गोइंग टू डू दैट। लेकिन वो इनकम्प्लीट होगी जब तक आपका उसमें कोऑपरेशन, आपका उसमें बराबर एंगेजमेंट नहीं होगा। तो इसमें फिर हम बुक लिस्ट की बात करेंगे, ऑनलाइन सोर्सेज की बात करेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले तो एडवांटेजेस क्या हैं अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को लेते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। अभी आपको बताया कि भाई 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल है, और आपको बताया ऑप्शनल ऐसे स्पाइक कर देगा आपकी रैंक को। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात पता है कि कई सारे बच्चों को यही एक डर रहता है जैसे ही वो तैयारी में एंटर करते हैं कि यार सुना हुआ है कि हार्डेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, सबसे मुश्किल इम्तिहान है भारत का, और मुझे तो इसमें इंडियन पॉलिटी भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, और सोशल इश्यूज पढ़ने हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स पढ़ना है। क्या क्या पढ़ें, क्या क्या याद करें? और बच्चा कई बार उतरता है तैयारी में और रटना स्टार्ट कर देता है, क्रैमिंग 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 क्रैमिंग, और फिर वो 15-20 दिन बाद उसको देखता है तो भूल जाता है। फिर एक डाउनफॉल आता है जिस तरीके से आप अपनी तैयारी को टेकअप करते हैं। ऑप्शनल किसी का कुछ भी हो, एक बात तो पक्की है कि आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो शुरू से लेकर आखिरी तक का रास्ता आपको दिखना चाहिए। आपने कभी देखा है कि कोई पुल आपने बनाना स्टार्ट किया और आपने अभी 100 मीटर बनाया और अब आप सोच रहे हैं इधर को लेकर जाएं उधर को लेकर जाएं? नहीं ना। पहले से ही प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? पहले से ही प्लान तैयार हो जाता है, कहाँ से जाएगा, कितना मटेरियल लगेगा, कहाँ से ज़मीन आएगी, कहाँ से पैसा आएगा, सब फिक्स है। इसी तरीके से ये पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में आपको जो मास्टरी करनी है प्रोजेक्ट की तरह करनी है, और प्रोजेक्ट की तरह करनी है तो शुरुआत से लेकर आखिरी पॉइंट तक सब कुछ क्लैरिटी से दिखना चाहिए। तो ऐसे में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेने से एक स्टेप आगे कर देते हैं? कैसे? देखिए, इंडियन पॉलिटी जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस का एक क्रूशियल पार्ट है। भारतीय राज्य व्यवस्था प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने ही आने, एक सिग्निफिकेंट पिलर है आपका।
एक स्तंभ है जिसको तो मजबूत करना ही करना है, उसके बिना काम होगा नहीं, चाहे ऑप्शनल कोई भी हो। अब इंडियन पॉलिटी जब क्रूशियल सेगमेंट है और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल आप ले रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में तो जो दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो पेपर 1 का जो सेक्शन बी है उसमें इंडियन पॉलिटी आता ही है। तो यानी कि प्रीलिम्स से पहले जब बच्चा सोचता है कि मेंस की तैयारी अब करूं, प्रीलिम्स के बाद करूं, आपको उस डिबेट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आपने इस ऑप्शनल को लिया है, आपको करना क्या? जब आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप स्वयं प्रीलिम्स को भी तैयार कर रहे हैं। अब देखिए, आपके सामने एक टेबल मैंने शो की है। यह टेबल कुछ पिछले 2011 से 2018 तक का डाटा है विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड फ्रॉम पॉलिटी। 2011 में आप देखेंगे 12 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 12 क्वेश्चन मतलब 24 मार्क। प्रीलिम्स में कट ऑफ 0.35 मार्क्स से भी रह जाती है और 0.35 मार्क्स से ऊपर भी हो जाता है एक बार प्रीलिम्स क्लियर। प्रीलिम्स के मार्क्स थोड़ा ना जुड़ने हैं, मेंस के मार्क्स जुड़ने हैं, इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ने हैं, लेकिन प्रीलिम्स क्लियर करने में पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना इंपॉर्टेंट और इतना आसान भी है कि अगर आपने सही तरीके से पॉलिटी को पकड़ लिया तो क्वेश्चन कुछ भी बन जाए, आपसे गलत नहीं होने वाला। गलत हो ही नहीं सकता अगर आपकी अप्रोच बिल्कुल करेक्ट है। और आप पास्ट में अगर आपके फ्रेंड्स हों जानने वाले जिन्होंने पॉलिटी लेक्चर्स लिए हैं मेरी क्लास में, तो आप उनसे एक बार पूछिएगा, या एक बार कनेक्शंस निकल जाते हैं, कितने सारे फोरम्स पे भी बच्चे इकट्ठे रहते हैं, तो यू विल गेट टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पढ़ाना एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिखाना। समय लगता है, समय लगेगा, लेकिन अगर आपके एफर्ट्स बराबर रहे तो समय कम लगेगा और आप बहुत आसानी से चीज़ों को सीखते चले जाएंगे, फिर क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो यहां पर जब पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल आप कर रहे हैं तो आपका पॉलिटी वाला पार्ट कवर हो रहा है, तो एडवांटेज है कि नहीं? बहुत बड़ी एडवांटेज है, हल्की फुल्की एडवांटेज नहीं है। और देखिए, अगर आप ऑप्शनल की बात करें मेंस में, क्योंकि ऑप्शनल तो आप मेंस के लिए ले रहे हैं ना, और अल्टीमेटली मेंस से ही आपकी स्कोर बनेगा, तो ऐसे में इससे आपको पता लगा कि जब आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को इंटीग्रेटेड कर पाए हैं, एक साथ कर पाए हैं, तो आपका काफी सारा समय बच गया है। एंड माय फ्रेंड्स, टाइम इज करेंसी। जो समय है वही मुद्रा है, और यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आपको तो इस मुद्रा को, इस करेंसी को बहुत ही संभल कर खर्च करना है। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है और आपको एकदम अपना बैंक अकाउंट देखते हैं टाइम का, तो आपको लगता है यार ये तो बहुत तेजी से जा रहा है, कहां गया ये सन। तो ऐसे वो अवस्था ना हो, उस समय आपको लगे कि आप करे बैठे हैं, कोई दिक्कत है क्या, करे बैठे हैं। तो कॉन्फिडेंस के लिए ये ऑप्शनल आपको एडवांटेज दे रहा है। 2012 में देखिए 20 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। 20 का मतलब समझ रहे हैं आप? 40 मार्क्स, 40 मार्क। कट ऑफ जो है 98, 97, 100 के आसपास जा रही है, और 40 मार्क्स आपको पॉलिटी दे रहा है, पोल साइंस ऑप्शनल दे रहा है, पोल साइंस ऑप्शनल से पॉलिटी मिल रही है आपको। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पहली स्टेज है, स्क्रीनिंग स्टेज, जिसको सबसे टफ माना जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है, और आप भी ये समझने लग जाएंगे जैसे जैसे जर्नी में आप आगे बढ़ेंगे, कि मेंस को एनालाइज करना फिर भी आसान है। पता है एक साल में ये मुद्दे चल रहे थे और मेंस का एक एक सब टॉपिक दिमाग में छपा हुआ है, उससे इस तरीके से मुद्दे कनेक्ट कर रहे हैं। मेंस तक पहुंचते पहुंचते आपके नोट्स कंसाइज हो जाएंगे और आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन लमसम आ सकते हैं, और आप एग्जाम में जाएंगे तो शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसके बारे में आपको कुछ ना पता। मार्क्स गेन करने वो तो आंसर राइटिंग है, एक्सप्रेशन है, वो तो एक्सप्रेशन आपको आर्ट है, वो तो आ जाएगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा। लेकिन द थिंग इज कि स्ट्रेटजी के हिसाब से मेंस को एनालाइज कर पाना आसान है। सरप्राइज जो रहते हैं वो प्री के स्टेज पे रहते हैं, प्रीलिम्स के स्टेज पे रहते हैं। और प्रीलिम्स के स्टेज पर अगर कोई एक ऑप्शनल आपको इतना बड़ा एडवांटेज दे रहा है, तो जाहिर सी बात है
उस एडवांटेज का हमको सम्मान करना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही 2013 में देखिए 16 क्वेश्चन आए थे, 2014 में 14 क्वेश्चन आए थे, 15 में 13, 16 में 7, 17 में 22 और 2018 में 13। तो ऑन एन एवरेज अगर आप मान के चलें, फिर ऐसा भी हुआ कभी 24 भी क्वेश्चन आ गए, 20 मानकर चलिए, तो यानी कि 40 मार्क्स ऑन एन एवरेज आपके पोल साइंस ऑप्शनल से बन रहे हैं। ये मैं इस स्टेज पर इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इसलिए बात कर रहा हूं, चाहे आपने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेने का फैसला कर भी चुका है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप जिस जर्नी में उतर रहे हैं तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यस इस वजह से यहां जा रहे हैं और ये इसमें एक फैक्टर है। मैं नहीं कहता कि सारे कारण यही हैं, और भी कारण है, वो कारण आपको धीरे धीरे पता लगेंगे, लेकिन कारण स्पष्ट होते हैं तो जर्नी आसान हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम मेंस के सिलेबस की बात करें, अब देखिए मेंस में भी कितना ओवरलैप आपको मिल रहा है। आपने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल ले रखा है, ठीक है, 500 मार्क्स आपके अलग हो गए। अब देखिए जीएस पेपर 2 को, जीएस पेपर 2 की जो हेडिंग है और जीएस पेपर 2 में जो टॉपिक्स हैं उनको जरा देखिए, आपके सामने शो हो रहे हैं। गवर्नेंस कहां है? पेपर 1 के सेक्शन बी में है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का पेपर 2 का सेक्शन बी, यही तो है। तो यानी कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल आप ले रहे हैं तो जीएस पेपर 2 का एक सिग्निफिकेंट पार्ट यहां पर कवर हो रहा है। मैं आपको बता दूं, आप में से अगर कोई सोच रहा होगा कि सर ने जीएस पेपर 2 पहले लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट को ऊपर क्यों नहीं लिखा? ये मैंने जो अरेंजमेंट किया है ये इस बेसिस पे किया है कि कितना ज्यादा ओवरलैपिंग कौन से जीएस पेपर में हो रहा है। तो यानी कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल आप लेते हैं तो सबसे ज्यादा ओवरलैप, यानी कि पोल साइंस ऑप्शनल आपने तैयार किया तो स्वतः ही ऑटोमेटिकली जिस सिलेबस का सबसे ज्यादा कवरेज आपका खुद ही होता जा रहा है वो आपका जीएस पेपर 2 है। इसके बाद जीएस पेपर 3 में भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वाला टॉपिक आपको बहुत ही एडवांटेज मिलती है क्योंकि आप पेपर 2 में, जो पेपर 2 है जिसमें हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा अच्छे कंसेप्ट्स आपके बिल्ड हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, एनवायरनमेंट वाला जो पार्ट है वो भी काफ़ी आपका कवर होता है। आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ कवर होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट अपने आप में एक पिलर है, लेकिन काफ़ी पार्ट कवर होता है क्योंकि हम जब पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम एनवायरमेंटल मूवमेंट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, हम कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन बेस आपका ऐसा बन जाएगा कि जो करंट में आप एनवायरमेंट पढ़ते हैं उसको रीजनिंग आपकी पास्ट तक से कनेक्ट हो जाएगी। ये आपको एडवांटेज यहां पर मिलने वाला है। जब जीएस पेपर 4 की बात करते हैं तो देखिए यहां पर एक टॉपिक आता है एथिकल थिंकर्स, जिसमें आपको नैतिकता से संबंधित विचारक जो होते हैं उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, क्योंकि उनकी डायरेक्ट एक कमेंट आ जाता है, स्टेटमेंट आ जाती है और आपको कहते हैं बताइए। तो मुझे बताइए, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का आपने अभी सिलेबस आप देखेंगे तो आपको उसमें पेपर 1 के सेक्शन ए में जो 10th पॉइंट है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है। उसमें आप प्लेटो, अरस्तु, सुकरात मेंशन नहीं है, लेकिन सुकरात के बारे में हम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेटो के गुरु थे वो, और प्लेटो के काफी सारे विचार सुकरात पर आधारित हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एथिकल थिंकर्स भी आपके कवर होते हैं जो जीएस पेपर 4 में आपको पढ़ने हैं, और पोल साइंस ऑप्शनल आप ले रहे हैं तो आपका कवर हो रहा है। अगर मैं जीएस पेपर 1 की बात करूं तो देखिए जीएस पेपर 1 में एक टॉपिक है पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उसकी राजनीतिक जो रणनीति थी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब आप पेपर 1 का सेक्शन बी पढ़ते हैं तो यहां पर हम पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है ये आपको जीएस पेपर 1 में भी एक एडवांटेज, एक स्ट्रेंथ दे रहा है। क्योंकि आप इस जर्नी में शामिल होने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या हथियार आपके तैयार होते जा रहे हैं। अब देखिए ऐसे पेपर की बात करूं, आपके सामने एक इमेज शो हो रही होगी ऐसे की। ये बेसिकली 2019 का मेंस का ऐसे पेपर है, ठीक है। जब आप पोल साइंस ऑप्शन लेते हैं तो ऐसे में कितने सारे पॉलिटिकल रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो हम कवर अप करते हैं, डिस्कशन में करते हैं, क्योंकि ये पूरी क्लास डिस्कशन के तौर पर होती है।
और मैं, अगर आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं तो मैं खुद क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करता हूं। जितने पॉसिबल आपके दिमाग में क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं क्वेश्चन यहीं पे कवर अप करता हूं। तो उनके थ्रू आपको जो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है तो आपको पता लगता है कि इससे आपके कितने सारा मटेरियल आपको अपने एसए पेपर का मिल रहा है। जरा देखिए 2019 का एसए पेपर, और देखिए सेक्शन ए सेक्शन बी, दो सेक्शन आते हैं। हर एक सेक्शन से जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन करना है, एक ऐसे करना है, ठीक है। पहले क्या स्ट्रेटजी बच्चे लेकर चलते थे, वो सोचते थे एक विमेन इश्यूज दिमाग में रख लो, एक पॉवर्टी रख लो, एक जो अभी चल रहा हो चलो स्वच्छ भारत अभियान रख लो, ठीक है, एक कुछ और एनवायरमेंट का रिलेटेड रख लो कि अभी ये रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो इस तरीके से कई सारे बच्चे कुछ जेनरिक जो एसेज आते थे, रिपीट होते थे, उसको लेकर चलते थे। लेकिन यूपीएससी आपको सरप्राइज कर देती है। जरा देखिए सेक्शन ए, सेक्शन ए में 4 आपको एसे दिए, आपको एक करना ही करना है इसमें से। अब जरा चारों एसे को आप देखिएगा कैसे ये कनेक्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से। पहला है विजडम फाइंड्स ट्रुथ, विवेक सत्य की को खोज निकालता है। जब एथिकल थिंकर्स के बारे में बात करते हैं, मैं आपको बता दूं विजडम और ट्रुथ के बारे में अभी तक जो विचार आपके बने हुए हैं, बूम, ऐसे खुल जाते हैं। यूपीएससी के ऐसे में मजे की बात एक यही है कि हमें लगता है यार बहुत ही जेनरिक सा, जनरल सी बात है, इस पर तो लिख ही देंगे, विजडम फाइंड्स ट्रुथ, विवेक सत्य की खोज निकालता है। पढ़ते पढ़ते इतनी बातें तो बना सीख गए हैं कि विवेक की बात भी कर देंगे और सच्चाई की बात भी कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बात कोई आपके चाय के दुकान पर दोस्त के साथ होने वाली परिचर्चा नहीं है। ये चाय की दुकान पर खड़े होकर बात नहीं करनी है, वहां तो आप माहौल बना देंगे, यहां नहीं होगा ऐसे। यहां 125 मार्क्स की बात है, 125 मार्क्स की बात है, 125 मार्क्स। समझ रहे हैं आप 125 मार्क्स क्या होते हैं? एक नंबर से मेरिट इन आउट हो जाती है, 2-3 नंबर से मेरिट कहां से कहां पहुंच जाती है, और यहां पर आप 125 मार्क्स में माहौल बनाने की सोच रहे हैं। जनरल बातों से नहीं होगा। यही रियलिटी चेक, यही आईना टाइम टाइम पर आपको आपका एक सही कोच दिखाता है। मैं यहां पर आपकी तारीफ करने के लिए नहीं हूं, आप कोई क्वेश्चन भेजेंगे और मैं कहूंगा अरे बहुत अच्छा लिखा है आपने, नहीं। अच्छा लिखा, बधाई हो आपको, लेकिन आपने भेजा है तो कमी निकालने के लिए भेजा है कि और कहां इंप्रूव करें। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, आप में समझदारी है वो अलग बात है, लेकिन जो ये टॉपिक्स हैं, वैल्यूज आर नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज बट व्हाट ह्यूमैनिटी ऑट टू बी। मूल्य वे नहीं जो मानवता है, बल्कि वे जैसा मानव को होना चाहिए। ये पूरा जो टॉपिक है ये आपका आइडियलिज्म का है, और यहां पर जो आइडियलिस्टिक थिंकर्स हैं उनके विचारों से आप बहुत अच्छा कंटेंट इसमें लिख सकते हैं, और कंटेम्परेरी टाइम से इसको जोड़ सकते हैं, करंट के एग्जाम्पल से आप इसको जोड़ सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर द सोसाइटी। व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी हो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पॉलिटिकल साइंस में जो आप पढ़ते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि पूरी थ्योरी आपको कोट करनी है, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये कहां से बना पॉइंट, क्यों सोसाइटी बनी, सोसाइटी है क्या, गवर्नमेंट क्या है, लॉज क्यों बने, गवर्नमेंट को लॉज को इंप्लीमेंट कराने के लिए पुलिस एज एस्टेब्लिशमेंट क्यों रखना पड़ा, पुलिस की नेसेसिटी क्या है, पुलिस में रिफॉर्म्स क्या है, इंडिविजुअल क्यों अपने हक की बात करता है, क्या इंडिविजुअल का नेचर ऐसा है, क्या इस पर कोई थिंकर्स है जिन्होंने ऐसा कहा? हाँ, लाइन लगा सकते हो आप रियलिस्टिक थिंकर्स की, वो यही तो कहते हैं कि व्यक्ति स्वार्थी है, प्रकृति से स्वार्थी, वो अपनी सोचेगा और उस चक्कर में, अपनी सोचने के चक्कर में चाहे सोसाइटी का नुकसान कर देगा। तो लेकिन ऐसे है तो यानी कि आपको काउंटर पॉइंट भी देने होंगे। काउंटर पॉइंट आप आइडियलिज्म से दे सकते हैं, आदर्शवादी से दे सकते हैं, यानी कि यथार्थवादी वर्सेस आदर्शवादी, यानी कि रियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म। ऐसे सोचना पड़ता है, तब जाकर मार्क्स गेन होते हैं। तो आप सोचिए, क्या सिंपल कोई न्यूज़पेपर मात्र पढ़ने से या केवल एक परिचर्चा करने से क्या मार्क्स गेन होंगे? नहीं, आपको लिखना होगा,
डेप्थ पे जाना होगा, तब जाकर ये आप रैंक कमाएंगे। चौथा देखिए ऐसे, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर द टू कीज ऑफ सक्सेस। अब ये ऐसे ऐसे आए कि बच्चा ढूंढ रहा था, यार मैं तो विमेन इश्यूज तैयार करके आया था, केसेस याद करके आया था, सबरीमाला इशू, ट्रिपल तलाक और ये वो। यार मैं तो एनवायरमेंट तैयार करके आया था, अभी यार डिजास्टर तैयार करके आया था, सेंडाई फ्रेमवर्क एंड ऑल। लेकिन ये क्या हो गया, बहुत ही सिंपल है, कोई सा भी ले लेते हैं, लो कोई सा भी। और जब हुआ, लिया आपने कोई सा भी, फिर क्या हुआ, एक पेज लिखा, दो पेज लिखा, गायब, लिखें क्या। और जो लिख रहे हैं वो काफी जनरल हो रहा है। सो दिस इज नॉट द अप्रोच फॉर ऐसे। ऐसे का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे की भी अपना एक तरीका होता है, जिससे कि आप पहले से ही ऐसा स्ट्रक्चर बना लें जिससे बाद में कोई गलतियां ना हो। वो एक ऐसे की एक सेपरेट क्लास भी यूट्यूब पर मैंने डाली हुई है, तो आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पर हम टॉपिक जो बात कर रहे हैं वो है कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से आपके ये चारों टॉपिक्स में आपको फॉर्डर पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मिल रहे थे। सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी का पहला ही पॉइंट देखिए, साउथ एशियन सोसाइटीज आर वोवन नॉट अराउंड द स्टेट बट अराउंड देयर प्लूरल कल्चर्स एंड प्लूरल आइडेंटिटीज। दक्षिण एशियाई समाज सत्ता के आसपास नहीं, बल्कि अनेक संस्कृतियों एवं विभिन्न पहचानों के ताने बाने से बने हैं। साउथ एशियन सोसाइटीज किसके बारे में बात हो रही है, इंडोनेशिया के बारे में, अरे हमारे बारे में भी बात हो रही है, हमारे बारे में बात हो रही है। साउथ एशियन कंट्रीज का मतलब है इंडिया की भी बात हो रही है। वो साउथ ईस्ट एशिया है। जो टर्म्स है ना, ये सब खुलकर आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वैसे भी आपको जीएस पेपर 2 में आईआर में पढ़ना ही है, यहां पर पढ़ लोगे तो डेप्थ से समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, और इसका पूरा का पूरा जो कंट्रास्ट है, ऐसा क्यों होता है कि भारतीय समाज सरकार से एक अलग तरीके से कनेक्ट होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं वेस्टर्न कंट्रीज की, और वेस्टर्न कंट्रीज में बात कर रहा हूँ नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए की, कनाडा की, और मैं बात कर रहा हूँ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की, यानी कि यूके की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड, मतलब मैं बात कर रहा हूँ से जो स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इन सब की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा क्या है कि यहाँ पर जो समाज है वो अपनी सरकार से एक अलग तरीके से कनेक्ट होता है, लेकिन अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें, जैसे भारत की बात करें, श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, तो यहाँ पर अलग तरीके से कनेक्ट होता है। व्हाट आर द रीजंस, ये यहाँ पर आना था। और बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी रखने वाला कंसेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है। तो ये सब आपको डेप्थ पॉलिटिकल साइंस में मिलती है। तो एक तरीके से पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से आपका एससी पेपर आसान हुआ कि नहीं? जी हाँ, हुआ। आगे चलते हैं। अब देखिए, कुछ सवाल बच्चे पूछते हैं कि सर, इंट्रोडक्टरी क्लास में सर मेरा ना कोई बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल साइंस का, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने 11th-12th में पढ़ी हो पॉलिटिकल साइंस, लेकिन मेरे पास में जो स्टूडेंट बैठा है उसने 11th में, 12th में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, और फिर उसने ग्रेजुएशन में भी, बीए में भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी। मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात, इस ऑप्शनल में आने के लिए नो बैकग्राउंड इज नीडेड। जब मैं इस जर्नी को आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के, तो भले ही आपने मास्टर्स कर नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, आप पीएचडी में सेलेक्ट हो गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेलेक्ट हो गए हैं पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन व्हेन यू विल बी प्रेजेंट इन द क्लास, you will get a new dimension to political science which is necessary for UPSC। और ऐसा हुआ है, कितनी बार क्लासेस में मेरे नेट क्लियर कर रखा है, 2 बच्चे आए और मतलब दे उन्होंने कितने टाइम तक पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस, बट व्हेन दे केम दे वर लाइक कि इस तरीके से नहीं पढ़ा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को पढ़ने का तरीके से अगर यूपीएससी क्लियर होता तो यूनिवर्सिटी टॉपर्स ही होते हैं ना, यूपीएससी टॉपर्स। लेकिन आप देखते हैं एवरेज, बिलो एवरेज, कई बार फेल हो चुके हैं जो,
कितने सारे लोग अप्रोच को पकड़ते हैं, मेहनत करते हैं, दे आर टॉपर्स, दे आर इन टॉप रैंक्स, और टॉपर जो है नहीं हो पाते क्लियर कई बार। तो बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो समझ के चाहे आपको बहुत कुछ आता है, मैं मान के चलूंगा कुछ नहीं आता, जीरो से स्टार्ट करेंगे। मतलब जब मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा, यानी कि आज तो फर्स्ट लेक्चर है, मतलब इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जब हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कल जब हम बात करेंगे लेक्चर में, तो मैं पॉलिटिक्स, इसमें भी डिफरेंस क्या है वहां से स्टार्ट करूंगा। पॉलिटी में वर्ड POL ही क्यों आया, यहां से हम बात करेंगे। डेमोक्रेसी की बात करेंगे, डेमोस क्रेसी, इस डेप्थ पर और इतने बेसिक लेवल पर बात करेंगे। और भले ही हम ऑनलाइन जुड़ रहे हैं इस टाइम पर, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इट इज अ वन वे प्रोसेस। मतलब जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है और ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, ऑनलाइन ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आप पर वीडियो गई, आपने सुना, नहीं, हमने सीखना है ना। तो बीच बीच में इंटरेक्टिव सेशंस होंगे लाइव, जिसमें कि जिसको आप डाउट क्लास भी कह सकते हैं। और मैं आपसे चाहूँगा कि दुनिया जहान के जहाँ से पढ़ना है, जो दिमाग में है, सब सवालों को लेकर आओ एंड कन्फ्रंट बिफोर मी। और जितना आप क्वेश्चन करेंगे कि नहीं सर ऐसा ही क्यों, मैं ऐसे सवालों का इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि आप अपने आप तो सॉल्व हो ही जाएगा आपका डाउट। आप कितने सारे लोगों को जो पहले भविष्य में शायद वो डाउट होता, क्योंकि अभी इतने डेप्थ उन्होंने नहीं सोचा, आप उनके भी डाउट्स को सॉल्व कर देंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ टू वे प्रोसेस, इट इज गोइंग टू बी अ डायलॉग, मोनोलॉग नहीं है, एक ही तरफ से नहीं मिलने वाला। तो मैं बताना चाहूंगा, बीइंग अ स्लाइटली नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, क्योंकि नॉन टेक्निकल है, तो एस्पिरेंट्स कैन इजीली कंप्रेहेंड, आसानी से समझ सकते हैं सब्जेक्ट को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। ठीक है। कंसेप्ट्स आर जनरल, यानी कि जो भी हम बातें पढ़ेंगे, आप देखेंगे मैं आपकी लाइफ से रिलेट करके हर एक चैप्टर में एग्जाम्पल से आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं प्लेटो के बारे में पढ़ा रहा हूँ, अरिस्टो के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जब उनकी कहानी में आपको लेकर जाऊंगा, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बुक उठाई, तो बुक में तो क्या होगा, ये थिंकर है, इसने ये इसका टाइम पीरियड है, ये इसकी बुक्स हैं जो इसने लिखी हैं, ये थ्योरीज हैं इसकी, और ये इसका कटाक्ष हुआ है। ठीक है, दिस इज व्हाट बुक प्रोवाइड टू अस, और दैट्स वैल्यूएबल। लेकिन ये पढ़ना हुआ, सीखना क्या हुआ, हम उसके टाइम में जाएंगे, क्योंकि हम और आप में से हर कोई जिस तरीके के विचार रखता है, जैसे अपने आप को अभिव्यक्त एक्सप्रेस करता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर एक्सपीरियंसेस, हमारे अनुभवों का इससे सीधा संबंध होता है। तो ऐसे ही अगर हम मैकियावेली को पढ़ेंगे, अगर हम चाणक्य को पढ़ेंगे, तो हम उसके समय में जाएंगे, ऐसा क्या था जो उसके विचार ऐसे बने, ऐसा क्या है कि प्लेटो के विचार अलग हैं और बेंथम के विचार अलग हैं, कुछ तो कारण होंगे। तो ये एक टिप है आपके लिए कि जब भी किसी विचारक को पढ़ें, तो उसके समय, उसकी जगह को जरूर जान लें। समय किस टाइम पीरियड में हुआ, जगह क्या हो रहा था उस जगह, जिस जगह वो पैदा हुआ, जिस जगह वो पला पड़ा, जिस जगह वो इन विचारों की बात कर रहा था। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, तो मैं बताना चाहूंगा, आप उस थिंकर के विचारों की उत्पत्ति पर जा चले जाएंगे, मतलब ओरिजिन क्या है उसका, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, एग्जामिनर कुछ भी घुमा ले। लेकिन जब आप थिंकर की सोर्स को पकड़ गए, तो फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है ही नहीं। Knowing a lot of content in this subject can help you in current affairs preparation. Yes, क्योंकि देखिए, जो आपका पेपर, अभी मैं सब टॉपिक वाइज भी, मतलब पेपर के सेक्शन वाइज भी आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो अब जैसे इंडिया चाइना है, इंडिया पाकिस्तान है, तो कुछ ना कुछ नए डेवलपमेंट होते रहते हैं। जैसे करतारपुर का कॉरिडोर की बात आपने सुनी, CPEC की बात आपने सुनी, चाइना और पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो जो डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, वो वैसे भी आपको पढ़नी है करंट अफेयर, उसके बिना ना प्रीलिम्स है ना मेंस है।
तो यहां पर जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के तहत, वो आपको दोनों जगह हेल्प करते हैं। दिस इज द पॉइंट आई वांट टू मेक। साथ में आपको बता दूं कि इंटरव्यू में पॉलिटिकल इश्यूज पर, गवर्नेंस पर, इंटरनेशनल रिलेशंस पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप टॉपर्स के इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ें तो। और यहां पर आपकी वो अंडरस्टैंडिंग बन ही जाती है, आपका एक बैलेंस पर्सपेक्टिव हो जाता है। आप एक ऐसे लेवल पे चले जाते हैं कि अब कोई अगर आर्टिकल आ रहा है तो पहले तो स्टार्टिंग में आप क्या करते हैं, अच्छा ये आर्टिकल आ रहा है, मैंने से सीख लिया, बिल्कुल सही बात कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब आप मैच्योर होते चले जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो यू आर एबल टू क्रिटिकली एनालाइज इट कि यार इस वाले आर्टिकल में इन्होंने ये बात ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं, लेकिन क्या ये सही में गवर्नमेंट के इतना अगेंस्ट होनी चाहिए बात? क्या गवर्नमेंट का जो आउटलुक है, क्या वो एक अलग आउटलुक और क्या काफी हद तक सही नहीं है? क्योंकि यूपीएससी और जर्नलिस्ट अलग अलग है ना। यूपीएससी एस्पिरेंट जो होता है वो एक बैलेंस पर्सपेक्टिव रखता है और उसके आंसर में हमेशा ऑथेंटिसिटी, ऑप्टिमिज्म, बैलेंस पर्सपेक्टिव दिखता है। किसी एक आइडियोलॉजी, किसी एक धर्म का आपको इंक्लिनेशन अपने आंसर में नहीं दिखाना होता, क्योंकि ब्यूरोक्रेट आप बन रहे हैं तो आपका आपका एक ही ऑब्जेक्टिव है, संविधान और कानून व्यवस्था की सुरक्षा करना और देश के विकास के लिए समर्पित होना। तो इस वजह से देखिए, जैसे मैंने यहां पर एक शो कर रखा है, करंट अफेयर्स नॉट पॉलिटिक्स। अब जैसे पॉलिटिक्स, अमित शाह ने किसको क्या कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और मध्य प्रदेश की सरकार बदल गई। क्या राजस्थान में भी सचिन पायलट ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस के सचिन पायलट भी चाह रहे थे सीएम बनना, लेकिन नहीं बन पाए। देखिए, ये सब जो चलता रहता है न्यूज में, ये हमारे किसी काम का नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो समझिए कि करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स नहीं पकड़नी हमें, पॉलिटी पकड़नी है, राज व्यवस्था पकड़नी है। यानी कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया गए बीजेपी में तो जाएं, हमें मतलब इस बात से है उसके अंदर जो कमेंट्री चल रही है, इसने उसको ये कहा, उसने उसको, ये हमारे काम की नहीं। हमारे काम का क्या है कि यार ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, ये दल बदलू कानून क्या है जो चर्चा में आ रहा है, दल बदलू कानून के संबंध में क्या क्या रूल्स हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में है या पार्लियामेंट के किसी एक्ट से बना था। तो दिस इज पॉलिटी, दिस काइंड ऑफ करंट अफेयर इज गोइंग टू हेल्प यू इन यूपीएससी। अपनी एनर्जी को सेव करिए और सही जगह उसको हिट करिए। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सिलेबस का पार्ट 1 यूपीएससी ने दिया हुआ है, उसको जरा एक बार रिव्यू करते हैं। तो ये पेपर 1 का जो पार्ट 1 है, इसमें देखिए पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। तो जब ये इंडियन पॉलिटिक्स कह रहा है तो एक्चुअल में इसमें पार्ट 2 भी आ रहा है, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल थ्योरी जैसे मीनिंग क्या है, अप्रोचेस क्या है, तो बेसिक सी मैं आपको बात बताऊं। आप ऐसा मानिए, जब आप बात करते हैं पॉलिटिक्स की, राजनीति की, तो जो भी चीज एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्टिव है, कोई ना कोई उसका रीजन है। अगर कोई भी चीज बन रही है तो उसका एक ऐसा टाइम भी रहा होगा जब वो चीज वहां पर नहीं होगी। जैसे अगर हम अर्थ की बात करें, सोलर सिस्टम की बात करें, तो हमेशा बचपन से आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि साइंटिस्ट कोशिश करते रहते हैं ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ऑरिजिन ऑफ दिस अर्थ, सोलर सिस्टम कैसे बना। फिर आप उस पर कई सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, जैसे आपने बिग बैंग थ्योरी की, भाई पहले तो एक गोला होता था एक, और वो फट गया और फिर वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है, दैट्स व्हाई यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। तो यानी कि जो प्रेजेंट है उससे पहले कुछ ना कुछ तो रहा होगा। अगर आप यहां पर एग्जिस्ट कर पा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा भी तो था जब आप एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो इसी तरीके से अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं, जिस तरीके से आप देखते हैं राजनीति चल रही है, किस तरीके से लोग चुने जा रहे हैं, किस तरीके से कोई पावर में आ रहा है, शक्ति में आ रहा है कि लोग उसकी सुन रहे हैं, वो कानून बनाने में अपनी सहायता या अपना जो सपोर्ट है वो दे रहा है, अपना दायित्व निभा रहा है। तो ये सब अगर अभी चल रहा है
तो कभी ऐसा भी समय होगा जब ये सब नहीं होगा, क्योंकि हर चीज का एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है। अगर क्रिएशन है तो क्रिएटर होगा, या कभी ना कभी तो क्रिएशन की स्टार्ट हुई होगी। तो इसी संबंध में हम बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। राज करने की नीति जरूरत क्या पड़ी, क्यों आई, इस पर अलग अलग मंतव्य जब हम समझते हैं तो वो आपके पेपर 1 के सेक्शन ए में समझते हैं। जैसे कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी होगा जब ये सरकार, जब ये कानून कुछ नहीं होंगे। उस समय जैसे अर्ली मैन आपने पढ़ा हो, तो जब अर्ली मैन वाला फेज था, जब ह्यूमन इवोल्यूशन की हम प्रथम चरण में थे, फर्स्ट फेज में थे, तो उस टाइम पर मानव के दिमाग में आ क्या रहा था कि भाई अपने खाने का इंतजाम करना है, हंटिंग करनी, गैदरिंग करनी, इकट्ठा करना। फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर पर आए, फायर की डिस्कवरी हुई, व्हील की डिस्कवरी हुई। फिर मानव ने एग्रीकल्चर शुरू किया तो अपनी एक जगह निर्धारित कर कर वहां पर एग्रीकल्चर, कृषि शुरू करी। फिर उसने देखा कि यार मैंने कृषि शुरू करी, एक जमीन पर मैंने कुछ बीज बोए, क्योंकि उसने देखा कि अगर पेड़ से कुछ बीज गिरता है और वहां पर एक नया पौधा निकल जाता है और उस पौधे से मिलने वाले कुछ सामान उसके काम के हैं, तो उसने कहा क्यों ना इसको एक अलग जगह स्पेसिफिकली डाला जाए जहां से जो पौधे निकलेंगे उससे मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। तो जब उसने ऐसा शुरुआत करी करनी, तो उसने देखा मैंने पौधे लगाए, मैंने इस फसल को लगाया, लेकिन पास का कोई आया और लेकर चला गया, मेरा तो नुकसान हो गया। तो यानी कि मानव में एक अर्ज थी, एक इच्छा थी चीजों को क्लेम करने की, चीजों पर अधिकार जमाने की। जो उसका है उसको मिलना चाहिए। आप खुद ही देखिए, ये आप सभी का एक इन्नेट नेचर है कि नहीं। जो पूरी पॉलिटिकल साइंस है ना, वो इंसानों से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि राज किस पर होना है, लोगों पर होना है। तो नीति भी किस पर आधारित होगी, लोगों पर आधारित होगी। तो लोगों की प्रकृति को अगर आपने समझा तो आपने राजनीति को समझा, राजनीतिक विज्ञान को समझा, पॉलिटिकल साइंस को समझा। तो उसमें जब अधिकार जमानी क्या है कि यार ये तो मेरा है, ये इसने कैसे ले लिया, फिर उसने दूसरे का लेना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे बताइए ऐसे में अ स्टेट ऑफ कैओस आएगी कि नहीं आएगी। एक ऐसी अवस्था जहां एक दूसरे पे लूटा पार्टी करने में लगे हो। अगर एक दूसरे की लूटा पार्टी करने में लग रहे हो, लूट रहे हो दूसरे का सामान, तो मुझे बताइए कि क्या कोई भी अपने कार्य करने के प्रति मोटिवेटेड होगा, नहीं होगा ना। क्योंकि उसे पता है यार मैंने लगाऊंगा, क्या करूंगा लगा के इसको, फसल को कल को दूसरा ले जाएगा। मोटिवेशन नहीं होगा। इससे प्रोडक्शन होगा, उत्पादन हो पाएगा, कुछ अपनी जरूरतों का सामान भी क्या खुलकर बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। प्लस इससे उठने वाले क्राइसिस से आपकी लाइफ को भी थ्रेट है। लाइफ को थ्रेट क्या है, पता नहीं कौन कब निपटा दे, क्योंकि मानव तो अपने स्वार्थ के लिए कर सकता है ना कुछ भी। तो ऐसे में जरूरत पड़ेगी एक व्यवस्था की, सिस्टम की। व्यवस्था जिसमें निर्धारित हो कि अगर इसने यहां पर फसल लगाई तो ये इसका है, ये इसकी जमीन है, ये इसकी फसल है, ये इसका अधिकार है, राइट्स। अब ये अधिकार इंश्योर कौन करेगा,
कि इसका अधिकार बना रहेगा, तो यानी कि हमें एक ऐसे स्ट्रक्चर की, एक ऐसे ढांचे की जरूरत पड़ी जो आपके अधिकारों की सुरक्षा कर सके। क्योंकि जब तक आपके अपने जीवन का अधिकार सुरक्षित नहीं है, आपकी संपत्ति का अधिकार सुरक्षित नहीं है, तो क्या आप एक पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव लाइफ जी सकते हैं? नहीं जी सकते। और इसी वजह से जरूरत किसकी पड़ी? गवर्नमेंट की, स्टेट की। अभी तो मैं गवर्नमेंट एंड स्टेट एक ही शब्द आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूं, सरकार, राज्य। लेकिन जब मैं इसमें डेप्थ में जाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में सरकार शब्द के अलग मायने हैं और राज्य शब्द के अलग मायने, और एक अंडरस्टैंडिंग में दिमाग में ऐसा सेट हो जाएगा, कभी भूलने नहीं वाले आप। क्योंकि पढ़ाने नहीं वाला, मैं सिखाने वाला हूं रियल लाइफ एग्जांपल से। पॉलिटिकल साइंस हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। जो लोग ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़कर बोर हो गए, वो भी यहां पर आएंगे, उनको भी नया तरीका मिलेगा, नई तरीके से चीजों को एक्सप्रेस करने का एक मौका भी मिलेगा। तो यहां पर आपको ये पता लगा कि पॉलिटिकल थ्योरी, थ्योरी मतलब राजनीति का कोई आधार, कि एक्चुअल में ये चीज क्यों आई, क्या जरूरत आन पड़ी, कि हमें एक व्यवस्था की जरूरत पड़ी। तो उस पर जो अलग अलग विचारधारा है कि इस वजह से जरूरत पड़ी इसकी, नहीं इस वजह से जरूरत पड़ी है इसकी, नहीं नहीं इस वजह से जरूरत पड़ी है इसकी। तो ये सारी जो वजह है, ये हम इस पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। आप खुद ही बताइए, अगर ये सरकार आपके जीवन की सुरक्षा न कर सके, आपकी संपत्ति की सुरक्षा न कर सके, तो ऐसे में आंदोलन होते हैं कि नहीं होते हैं? लोग फिर आरोप किस पर लगाते हैं? सरकार पर लगाते हैं कि सरकार किसी काम की नहीं है। क्योंकि यही तो दायित्व दिया, यही तो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी आपको, तभी तो आप ओरिजिन, तभी तो आप एक सरकार हैं। तो बहुत ही वंडरफुल एरिया है। अभी तो दिमाग के लेवल्स खुलने वाले हैं आपके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसी में आप देखिए थ्योरीज ऑफ स्टेट, यानी कि जो राज्य है उसकी क्या क्या थ्योरीज हैं। थ्योरी से मत डरिए। कई बच्चे, अभी तक का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है स्कूल कॉलेज का, जब भी वर्ड पढ़ी थ्योरी, जब भी वर्ड सुना थ्योरी, सो गए, ओ थ्योरी, फिर आ गई पकड़। पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं है। ये शब्द अभी आपको नए लग रहे होंगे, लिबरल, न्यू लिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल, फेमिनिस्ट, बड़े भारी भारी वर्ड लग रहे होंगे। बहुत ही ईजी है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको चिपकाने की जरूरत है अपने दिमाग पे, बहुत ईजी है। सब आपकी लाइफ से रिलेटेड करके पढ़ाऊंगा, रिलेट करके पढ़ाऊंगा। ऐसे इसमें जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी, कंसेप्ट ऑफ पावर, शक्ति। तो देखिए, ऑन एन एवरेज जनरल जनरल तो सबको कहीं ना कहीं सुना होता है कि हाँ, न्याय, समानता, अधिकार, लोकतंत्र। लेकिन जब आप ऑप्शनल में आए हैं तो ऐसे ही थोड़ी ना आए हैं। यानी कि अब आप न्याय को केवल एक न्याय, जैसे आपने कोर्ट, जब भी आप न्याय की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? कोर्ट, ओह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, न्याय तो वहीं मिलता है। लेकिन ऐसा है नहीं। न्याय केवल न्यायालय नहीं देता, न्याय तो इस पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी है। किसी को अगर उसका हक मिल रहा है, न्याय है। सरकार की योजना से उसको वो लाभ मिल रहा है जो उसका अधिकार है, न्याय है। समाज लेवल पे भी अगर आप किसी दूसरे के साथ किसी जाति, रंग, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो आप न्यायप्रद व्यवस्था का निर्माण में अपना एक सहयोग दे रहे हैं। यू आर बीइंग पार्ट ऑफ अ जस्टिफाइड सिस्टम। तो न्याय का जो कंसेप्शन है, बूम होके खुलने वाला आपके लिए। ऐसे इक्वालिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी, कंसेप्ट ऑफ पावर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। एक मजे की बात और बताता हूं आपको।
कि यूपीएससी ने 1 से लेकर 10 तक ये 10 पॉइंट्स दे रखे हैं। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने ये आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, लेकिन हम लेक्चर में इसको ऐसे नहीं लेकर चलेंगे, हम इसको अलग तरीके से लेकर चलेंगे। हम इसको 10 से लेकर चलेंगे, यानी कि पहले हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे, फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। ऐसा क्यों? ये देखने में सिलेबस आपको लग रहा होगा 10 पॉइंट है, लेकिन ये 10 पॉइंट है नहीं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये देखने में आपको सिलेबस लग रहा होगा जैसे आप पढ़ते हैं कोई अभी तक, क्योंकि जो पढ़ते हैं आप कैसे पढ़ते हैं? आपने बुक में देखा, अच्छा ये 10 चैप्टर हैं, ठीक है मुझे 10 चैप्टर पढ़ने हैं, ऐसे ही तो आप पढ़ते हैं, ऐसे ही आप समझते हैं उस बुक को। लेकिन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में ऐसा नहीं है, और इसी वजह से भ्रांति है कि कई सारे बच्चे चूक जाते हैं, नहीं ले पाते ऑप्शनल। वो देखते हैं सिलेबस, वो देखते हैं अच्छा 10 पॉइंट है, ओके ये कुछ नए नए नाम लग रहे हैं इसमें, कुछ कुछ ओके। ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में खुद ओवरलैप्ड है। एग्जाम्पल आपके सामने भी प्रूव करता हूं। देखिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आपको मार्क्स दिख रहे हैं, ठीक है, मार्क्स मिल गए आपको, MARX मार्क्स। अब जरा पॉइंट नंबर 2 देखिए, मेन पॉइंट नंबर 2 देखिए, थ्योरीज ऑफ स्टेट। उसमें जरा तीसरा वर्ड देखिए, लिबरल, न्यू लिबरल, और फिर क्या मार्क्सिस्ट, वहां पर मार्क्सिस्ट है। तो नीचे से जब हम पढ़ेंगे, जब हम मार्क्स को ही समझ लेंगे, तो मार्क्स से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं सब खुद ही क्लियर हो जाएंगे ना। ऐसे ही आप देखिए पॉइंट नंबर 8 पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, उसमें भी तीसरा जो पॉइंट मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है? मार्क्सिज्म। अरे भैया जब मार्क्स पढ़ लिया तो थ्योरीज ऑफ स्टेट में मार्क्सिस्ट हो जाए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में मार्क्सिज्म हो जाए, क्या छूट जाएगा? इसी तरीके से जब आप JSML लॉक की बात करते हैं तो आपके लिबरल वाले थॉट्स क्लियर हो जाते हैं। तो एक्चुअल में ये लिबरल, न्यू लिबरल, सोशल, मार्क्सिस्ट, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जैसे ही आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो 10th पॉइंट है उसको कवर करेंगे। इसी वजह से जो 10th पॉइंट है उसको बहुत ही तरीके से मतलब गढ़ना पड़ता है उसको, मतलब इट्स लाइक का, मतलब यू आर लाइक का, मतलब जो होता है ना मिट्टी का पोट जो बन रहा होता है, उसको शेप देनी पड़ती है। एक बार बस यहां पर शेप देनी है, उसके बाद ऊपर वाला पार्ट तो वो ओवरलैप्ड है, खुद कनेक्ट होता चला जाता है। जब हम कवर करते हैं उसको, उसमें स्पीड बहुत आसानी से आप पकड़ लेते हैं, ये तो ये ठीक है, ये, और आप उसे पास्ट से जो क्वेश्चन आए वो करते चले जाते हैं। तो एक्चुअल में जैसा ये सिलेबस आपको 10 पॉइंट पे दिखता है, एक्चुअल में ये क्या है? ओवरलैप्ड है, कितने सारे पॉइंट्स इंटरलिंक कर रहे हैं। इसी तरीके से इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम पढ़ते हैं धर्मशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र यानी कि हम पढ़ेंगे चाणक्य के बारे में, उनके विचारों के बारे में। चाणक्य के बारे में भी कई लोगों को काफी सारी भ्रांतियां होती हैं। जब भी चाणक्य की बात आती है तो लोगों को एक इमेज आती है दिमाग में, चाणक्य, ओ चाणक्य, अगर कोई चाणक्य जैसा उससे बचकर हो, मतलब अगर कोई नेगेटिव पर्सनैलिटी होती है, बहुत ज्यादा तेज बुद्धि होती है दूसरों का नुकसान करने में, तो एकदम आप एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं, चाणक्य बन रहा है, नहीं। लेकिन यहां पर आपको चाणक्य की वास्तविकता और उनके विचारों की गहराई पता लगेगी, और बहुत ही आसान तरीके से, और हम आज से रिलेट करेंगे उसको, क्योंकि हम लिंक करेंगे कि कैसे चाणक्य की जो थ्योरीज थी वो आज के भारत के जो फॉरेन रिलेशन के डायनेमिक्स हैं उससे रिलेट करती है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट करती है। कैसे चाणक्य ने जिस टाइम बात कही थी वो आज भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सही साबित होती है, हम बात करेंगे उसकी। इसमें बड़े आसानी से हम चीजों को इम्बाइब करेंगे, चाइना को लाएंगे, रशिया को लाएंगे, US को लाएंगे, इंडिया को लाएंगे, पाकिस्तान को लाएंगे, सबको लाएंगे इसमें। आगे चलते हैं। देखिए जब मैं पेपर 1 सेक्शन A की बात कर रहा हूं तो इसमें आप ध्यान देंगे कि स्टैटिक पार्ट है पहली बात तो, क्योंकि अभी मैं समझना है, ये तो मैंने टॉपिक्स बताया आपको, समझना है कि कैसे हम इसको करना है। पहली बात तो स्टैटिक पार्ट है, भाई प्लेटो ने जो बात बोल दी और वो कब्र में चले गए, अब उठकर उस थ्योरी को चेंज करने आने वाले हैं क्या? नहीं आने वाले ना, बोल गए। तो इसी वजह से ये वाला पार्ट पूरा स्टैटिक पार्ट है, ठीक है। करने का तरीका क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग रखनी है थ्योरीज की, अपना आंसर आपको अच्छे से प्रेजेंट करना आ जाएगा। थिंकर्स मैंने बताया जैसे प्लेटो, मार्क्स, अरस्तु, लॉक, ग्रैम्सी। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में
सर सैयद अहमद खान, औरबंदो, श्री अरबिंदो, एम एन रॉय, महात्मा गांधी, इन सबको हम पढ़ते हैं, विचारों को इस तरीके से क्लियर करते हैं कि एक्चुअल में उन्होंने ऐसा कहा क्यों था। अगर क्यों पता लग गया कोई दिक्कत है ही नहीं। इस तरीके से पढ़ना है। तो थॉट प्रोसेस जानना है थिंकर्स का, मैंने बोल्ड किया हुआ इस बात को, थॉट प्रोसेस ऑफ थिंकर्स, उसको जानना है, उसको पकड़ के कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी सही होगी, इंटरलिंक करेंगे आइडियाज को। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, जब मैं चाणक्य की बात करूंगा तो मैं इंटरनेशनल रिलेशन से भी चीजों को लिंक करूंगा। गॉट इट? तो while studying thinkers you can make charts jot down each thinkers take on various topics। अभी आपके लिए एक सरप्राइज है, एक इनिशिएटिव है, जैसे आपको नीचे दिख रहा होगा, पॉलिटिकल साइंस इन पॉकेट। क्या है ये आपको पता लगने वाला है। ये एक्चुअल में आपके लिए एक तरीका निकाला है जिस तरीके से आप अपने पूरे सिलेबस को माइंड मैप्स, कीवर्ड, फ्रेजेस, कोटेशन, कमेंट के थ्रू बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में कर लेंगे। पॉलिटिकल साइंस इन पॉकेट, अभी इसको आपको पता लगेगा, लेकिन यहां पर इतना जान लीजिए कि भैया स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट है, जो चीज बोल दी है, लिंक करके जानना है, थिंक करके टॉप प्रोसेस को समझना है। क्या बताया आपको, कीवर्ड क्या ध्यान रखना है कि भाई उसका समय क्या था, जगह क्या थी, क्यों कहा, पता कर लो, क्या क्या किताबें उसने लिखी वो पता होनी चाहिए, और साथ में किसने उसका कटाक्ष किया। कटाक्ष वाले जो मुद्दे होते हैं हमारे काम के हो जाते हैं। जैसे कार्ल पॉपर ने इसका कटाक्ष किया, तो हमें याद है यार कार्ल पॉपर ने स्टेटमेंट दी थी, तो हमें जब हम अपने आंसर में लिखते हैं उसको, तो हमारी आंसर की लेजिटिमेसी बन जाती है। ये सब चीजें आपको आ जाएंगी, लेकिन अभी पता होना चाहिए कि हाँ ध्यान किस तरीके से रखना है, पढ़ना किस तरीके से है। पेपर 1 सेक्शन भी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी, जो आपका ये वाला पार्ट है, यही वो पार्ट है जो आपका जीएस पेपर 2 से पूरा रिलेट करता है, ओवरलैप होता है। इसमें स्टैंडर्ड बुक देखिए, लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हैं, प्रे में भी आपके काम की आती है, डीडी बसु को भी आप सेलेक्टिवली रेफर कर सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मीकांत को ग्रंथ की तरह पढ़िए, क्लास नोट्स आपके पास होंगे। लेकिन देखिए लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है, मैं आपको कहता हूं कम से कम 4 से 5 बार आपके प्रीलिम्स में एंट्री से पहले कंप्लीट कर लो, साथ में लिंकेज स्टैब्लिश कर लो करंट से पॉलिटी के। पॉलिटी में आप अनशेकेबल हो जाएंगे। व्हेन आई एम सेइंग दिस, जस्ट अपने दिमाग में मतलब कुछ छाप लीजिए ये बात कि 4 से 5 बार लक्ष्मीकांत। क्यों बोल रहा हूं, तीसरी बार जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो जो आपने दूसरी बार पढ़ा था उससे नए तरीके से आप पढ़ेंगे, क्योंकि पॉलिटी में कई सारी चीजें अनुवाद होती हैं, भूल जाते हैं, मिस हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन वो क्लियर हो जाएंगे। हालांकि जो क्लासेस हैं उसके थ्रू आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बेस बन जाएगा, कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर भी मैं पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो जिससे कि आप पॉइंट्स को डायरेक्ट ड्राइव कर सकें, डेराइव भी कर सकें और ड्राइव भी कर सकें अपने आंसर में। साथ में देखिए फायदा आपको क्या मिलेगा कि एक तो डेवलप नॉलेज होनी चाहिए जिस पेपर 2 के कंसेप्ट्स की। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया एक टॉपिक है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के इस वाले सेक्शन में हम पढ़ते हैं एक्चुअल में भारत में जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है इसका क्या लिंकेज है कास्ट से, इसका क्या लिंकेज है रिलीजन से। क्योंकि आपने देखा होगा जाति के आधार पर भारत में कितनी सारी राजनीतिक पार्टियां बनी, एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट पर राजनीतिक पार्टियां बनी। क्या इसका कनेक्शन है रीजनलिज्म से, क्षेत्रवाद से, क्षेत्र आधार पर कितनी पार्टियां बनी। तो हम इस तरीके से इसको लिंक करते हैं। साथ में हम लिंक करते हैं लैंड रिफॉर्म्स से, कि जो लैंड रिफॉर्म्स हुए, लैंड रिफॉर्म्स का कहने का मतलब है जमीन से संबंधित कानूनों में बदलाव जो हुआ, सुधार हुए, उसका स्टेट वाइज कोई डिफरेंसेस है क्या, हाँ जी बड़ा डिफरेंस है, और उससे उसकी राजनीति पर प्रभाव है क्या, बिल्कुल प्रभाव है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। साथ में देखिए कंटेम्प्रेरी इवेंट से इसको लिंक करना है, यानी कि जो प्रेजेंट में चलता रहता है। ठीक है, प्रेजेंट में मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई स्टेट के डिवीजन की मांग उठी, तो हमें पास से कनेक्ट हो चुका है पॉलिटिकल साइंस में ऑलरेडी कि एक्चुअल में स्टेट के डिवीजन की मांग कब से उठी थी।
मद्रास से आंध्रा कैसे बना, आंध्रा से आंध्र प्रदेश कैसे बना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कैसे बना। इसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का क्या काम था, क्या रोल था, जेवीपी कमेटी का क्या रोल था। जब अंडरस्टैंडिंग पास्ट से हो जाती है तो प्रेजेंट में उसका लिंकेज आसान हो जाता है। साथ में देखिए सम थिंकर्स टू कोट लाइक पोल ब्रास, अतुल कोहली, रामचंद्र गुहा, आशुतोष वार्ष्णेय। अब देखिए कुछ टॉपर्स की अगर आप मार्कशीट देखेंगे टेस्ट सीरीज की, मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको दिखाऊंगा भी, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है तो उनकी जो टेस्ट सीरीज के आंसर शीट हैं अवेलेबल हैं, मैं उसको आपको शो करूंगा बीच बीच में। तो उसमें आप देखेंगे जैसे उन्होंने कोट किया कि भाई इंडिया की किसी से कास्ट पॉलिटिक्स पे उन्होंने कोट कर दिया, जैसे रामचंद्र गुहा को, या किसी ने कोट कर दिया पॉल ब्रास को। तो जो नया एस्पिरेंट होता है, जो अभी ऑप्शनल को डिसाइड करने के फेज में आता है, वो कहता है यार ये क्या है, मतलब यार थिंकर्स एक तो वो पढ़े थे जो नो नाम दे रखे हैं, 9 जो थिंकर्स के नाम दे रखे हैं आपके पेपर 1 के सेक्शन ए के पॉइंट 10 में, और जो 5 नेम दे रखे हैं आपके पेपर 1 के सेक्शन ए के पॉइंट 9 में, ठीक इंडियन थिंकर्स की बात कर रहा हूं, प्लस 3 और हैं कि भाई धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, तो टोटल 8 बन जाते हैं। तो बच्चा सोचता है यार अभी तक तो सोच रहे थे इसी थिंकर को समझना है, इसी को कोट करना है, ये कौन आ गया पोल ब्रास, ये अतुल कोहली कौन है, आशुतोष वार्ष्णेय कौन है। तो यार ये जो टॉपर्स हैं ये क्या सिलेबस से बाहर से जाके थिंकर्स को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, और ला ही रहे होंगे तभी ये टॉपर बने। बड़ा डेप्थ स्टडी करा इन टॉपर्स ने, हल्की बात नहीं। मैं बता दूं आपको ऐसा बिल्कुल है। ये पॉल ब्रास को कोट करना, अतुल कोहली को कोट करना, रामचंद्र गुहा को कोट करना कोई बड़ी बात नहीं। न्यूज़पेपर से आप बिल्कुल वास्ता रखते हो, जो करंट में मुद्दे चल रहे हैं, आपका आर्टिकल आएगा, पॉल ब्रास ने इस आर्टिकल में बोल रखा है कि ये स्टेटमेंट दिया, तुरंत दिमाग में क्लिक कर दिया कि सर ने बताया था पोल साइंस इन पॉकेट, पॉकेट में रखनी है डायरी जिसमें कि हर सब टॉपिक से कीवर्ड, की फ्रेजेस, स्टेटमेंट जो मिले लिख लो। तो ऐसे में एक्चुअल में ये नहीं है कि उसने पोल ब्रास को पढ़ा है, उसने पूरे अतुल कोहली की किसी बुक को पढ़ा है, उसने किसी आशुतोष वार्ष्णेय की बुक, आशुतोष वार्ष्णेय ने कितनी सारी बुक लिख रखी है इंडियन पॉलिटिक्स पे, ही इज अ प्रोफेसर इन यूएस। लेकिन ये नहीं है कि आपको उनकी सारी बुक्स पढ़नी है, आप पढ़िए, पढ़ने के लिए अच्छा है, गो अहेड। लेकिन अभी आपका जो फोकस है वो क्या है, लिमिटेड समय में मार्क्स गेन करने और मेरिट लिस्ट में ऊपर आना, यही ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसे में अपने टाइम का बेस्ट यूज करना है। तो आपको इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, जो कोटेशन है, जो न्यूज़पेपर में आते हैं, मैगजीन में आते हैं, उनको कोट करना है। कोई अलग से उन्होंने थिंकर्स नहीं पढ़े, करेक्ट? तो कोई डरने वाली बात नहीं है। साथ में इसी में सेकंड एआरसी रिकमेंडेशन, अब इसको एआरसी को लेकर बड़े जो है धारणाएं होती हैं लोगों के मन में। एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, आप जाएंगे राजेंद्र नगर मार्केट में, मुखर्जी नगर में, आपको उसके एआरसी रिपोर्ट मिल जाएंगी। और स्टार्टिंग में बच्चा जब आता है तैयारी करने, तो वो होता है ना कि कलेक्ट करना है मटेरियल, तो एक तो मैप लेना है, लगाना है, एक कॉन्स्टिट्यूशन लगाना है, एक एआरसी रिपोर्ट का लेना है, एक इकोनॉमिक सर्वे लेना है, इंडियन ईयर बुक लेना है। तो देखिए ऐसा है, ये हवन सामग्री जो लेनी है आपको, इसको लेने भर से तैयारी ट्रैक पे आ जाएगी ऐसा तो होता नहीं है, आप देख भी चुके होंगे। आपको करना क्या है, सामग्री को लेने से पहले ये देखिए इसको हवन में इतनी जरूरत भी है या नहीं, या फालतू वेस्ट कर रहे हैं। एआरसी रिपोर्ट का काम क्या है? काम इतना है कि भाई यूपीएससी पोल साइंस पेपर 1 के सेक्शन बी में रिफॉर्म से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेती है, प्लस जीएस पेपर 2 में भी सुधार, रिफॉर्म से रिलेटेड, पॉलिटिकल रिफॉर्म से रिलेटेड, गवर्नेंस रिफॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेती है। तो भैया टोटल 3 क्वेश्चन की बात है, और 3 क्वेश्चन के लिए, 3 क्वेश्चन बड़े मैटर करते हैं, 3 क्वेश्चन के लिए हमें चाहिए क्या, इससे संबंधित जो सब टॉपिक है, हर सब टॉपिक पे मुझे 10 पॉइंट चाहिए। करंट से लिंकेज मैं करता ही रहूंगा क्योंकि मैं आर्टिकल पढ़ता हूं, ये आपको चाहिए। तो पूरी एआरसी रिपोर्ट नहीं पढ़नी, सब टॉपिक वाइज जाओ। जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है
कि जैसे 6th रिपोर्ट फॉर ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी बात आ रही, ग्रास रूट डेमोक्रेसी पर ऑलरेडी योजना कुरुक्षेत्र में इतनी बार आपकी पूरी सीरीज आती है, वो ऐसी की ऐसी रखी रहती है, बच्चों के चकाचक धूल, मतलब जब निकालते हैं और उसको खोलते हैं तो बिल्कुल पेज पे क्रैक तक नहीं होता, क्योंकि ऐसी रखी रहती है। ऐसा नहीं करना है, उसमें से की पॉइंट्स निकालने हैं कि ये इनिशिएटिव्स हैं, ये फॉल बैक्स हैं, ये दिक्कतें हो गई, और अब अप्रोच ये भविष्य ही ये है। तो ऐसे आपको पॉइंट्स निकालने। ऐसी 9th रिपोर्ट प्रेशर ग्रुप पर, एनजीओ पर है, तो पता होना चाहिए क्या इसका योगदान है हमारी गवर्नेंस में। कॉम्युनलिज्म पर है, स्टैचुरी बॉडीज पर है। तो कहने का मतलब है सेलेक्टिव पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, बोझ नहीं लेना अपने ऊपर, क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं है। आप 600 पेज पढ़ रहे हैं और 600 पेज में से आपको मसाला जो चाहिए, मात्र 600 पेज पढ़ रहे हैं और हर एक पेज पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल से 1000 वर्ड है, ठीक है, तो आप 600 मल्टीप्लाई 1000 देखिए, क्योंकि छोटा छोटा वो एआरसी रिपोर्ट में लिखा रहता है। और आपको जो टोटल पॉइंट्स चाहिए थे वो तो टोटल ही आपको 1000 चाहिए, मतलब अगर पॉइंट चाहिए थे तो एक टॉपिक पे, एक सब टॉपिक पे आपको 10 पॉइंट चाहिए थे। तो भी आप कंपैरिजन करें तो आपको बहुत कम वर्ड्स की जरूरत थी, लेकिन आपने टाइम किसी और चीज पर लगाया और वो भी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि प्रेशर में रहता है। लगता है यार अब स्कूल स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन जो क्रूशियल पिलर्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, वो रह रहे हैं, हिस्ट्री रह रहा है। तो ये आपके साथ नहीं होगा अगर आप इस तरीके से चलेंगे। पेपर 2 की बात करें तो सेक्शन ए आता है कंपैरेटिव एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। अगेन थ्योरी है, लेकिन बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। जैसे पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, क्योंकि राजनीति में किसकी सहभागिता ज्यादा होगी, कम होगी, किस आधार पर निर्भर होता है, क्या उसके पॉजिटिव होते हैं, क्या उसके नेगेटिव होते हैं। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज होती हैं, जैसे आपने सुना होगा बैलेंस ऑफ पावर, न्यूक्लियर डिटरेंस, ये सब चीजें हम यहीं पर पढ़ते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, तो इससे बेसिकली आपको ऐसे करना है, यू शुड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट्स एंड इवेंट्स। जैसे हमने यहां पर कंसेप्ट पढ़ा, अब जो इवेंट हो रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसमें कनेक्शन बन जाता है हमारा। एंड हाउ न्यू कंसेप्ट्स इवॉल्व फ्रॉम ओल्ड वंस एंड हाउ दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वन अनदर। तो जैसे पहले था कि भाई न्यूक्लियर जो पावर है, जो न्यूक्लियर बैलेंस है, न्यूक्लियर जो पावर है वो न्यूक्लियर बैलेंस लाती है, बैलेंस ऑफ पावर लाती है, हमें सुरक्षा देती है, डिटरेंस देती है। दूसरा हमारे खिलाफ कोई एक्शन करने से 100 बार सोचेगा, पता है अगर एक्शन करा तो हम भी वहां पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। लेकिन क्या न्यूक्लियर होने पर भी मुंबई में इतना बड़ा अटैक होना और उसका पाकिस्तान से कनेक्शन होना, क्या इस बात का उदाहरण है कि पाकिस्तान भारत के परमाणु शक्ति होने से भी घबराता नहीं है भारत के खिलाफ काम करने से? तो क्या ऐसे में न्यूक्लियर बॉम्ब क्या सही में हमें वो डिटरेंस, वो सुरक्षा कवच दे पा रहे हैं? तो ये क्या है, क्वेश्चन है। तो आप यहां पर पढ़ते हैं कि एक्चुअल में न्यूक्लियर डिटरेंस है क्या, आपने कंसेप्ट पढ़ा बैलेंस ऑफ पावर, सिक्योरिटी डिलेमा, लेकिन फिर आप पढ़ते हैं कि एक्चुअल में ये चेंज भी तो होता रहता है समय के हिसाब से, हालात के हिसाब से, और चेंज कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सामान्य है। फिर एक स्टेटमेंट आती है प्रधानमंत्री मोदी की, मनोहर पर्रिकर जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि देखिए भारत जो है अब वो एक बकरी नहीं है, शेर है, ठीक है, और हम रिव्यू कर रहे हैं अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को। तो क्या कैसे ये स्टेटमेंट इस कंसेप्ट से जुड़ती है, ये हमें यहाँ पर समझना होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप समझते हैं। जैसे यहीं पर एक एग्जांपल दे रखा है, डोकलाम क्राइसिस, जो इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था, तो उसमें क्या कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस मॉडल का कोई इस्तेमाल था? क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस मॉडल आप यहाँ पर थ्योरी में पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है जटिल अंतर्निर्भरता। जैसे मान लीजिए आपको एक आपके पड़ोसी से बहुत ज़्यादा निर्भरता है, मतलब बहुत सारा सामान कुछ ऐसा है जो आपके घर में आता है जो केवल उसी से आ सकता है और कहीं से नहीं आ सकता, और ऐसी आपके पड़ोसी को भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कई सारे पैमानों पर। और अब मान लीजिए किसी एक छोटे से इशू को लेकर कोई झगड़ा हुआ भी, लेकिन एक दूसरे पर आप इतने ज़्यादा निर्भर हैं और कोई आपका सहारा नहीं है एक दूसरे के अलावा, कि आपको वो झगड़ा क्या हो जाएगा, सुलझ जाएगा आसानी से। तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस मॉडल को कैसे आप रिलेट करते हैं इंडिया चाइना से? क्या इसी वजह से झगड़ा आसानी से सुलझ गया? तो ये इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करना, इट्स नॉट हार्ड स्टफ।
पेपर 2 की बात करें, जब डायनेमिक वाला पार्ट आता है, डायनेमिक का मतलब होता है करंट ओरिएंटेड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो देखिए इसमें क्या है, बेसिक रीडिंग, न्यूज़पेपर, कुछ ऑनलाइन सोर्सेस। देखिए जब मैं आपको कह रहा हूं कि न्यूज़पेपर और ऑनलाइन सोर्सेस, आई मीन फर्स्ट डे से ही ऑनलाइन सोर्सेस, जैसे राज्यसभा टीवी पर डिस्कशन आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर, आपके लिए जखीरा है, जखीरा ज्ञान का। क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया तैयारी, तो कई बार क्या होता है, कोई आर्टिकल आप पढ़ते हैं नहीं समझ में आता, होता है, इट्स क्वाइट नॉर्मल, इंटरेस्ट नहीं बनता। लेकिन जब आप राज्य सभा टीवी पर उसी से संबंधित डिबेट देख लेते हैं, दिमाग में चीजें बैठ जाती है। और मैं आपको राज्यसभा टीवी पर डिबेट देखने के लिए बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा अदर न्यूज चैनल पे जो शाम को रात को 9 बजे चलती डिबेट, वो अनकॉन्क्लूसिव, कुछ किसी काम की नहीं, उसमें टाइम वेस्ट मत करना। राज्यसभा टीवी की बात चल रही है यहाँ पर, ऑथेंटिक और कंटेंट ओरिएंटेड। साथ में इसमें हम बात करते हैं इंडिया के रिलेशंस, कुछ मेजर नेशंस जैसे चाइना, यूएसए, नेबर्स, और साथ में जो वर्ल्ड में मेजर पावर्स हैं उनके बीच के डायनामिक्स की बात करते हैं, जैसे यूएसए चाइना, यूएसए नॉर्थ कोरिया में चलती रहती है, अरब कंट्रीज और इसराइल के डायनामिक्स, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं, क्वेश्चन आना है, आ नहीं है, क्योंकि इस साल चर्चा में था बहुत ज्यादा, आ नहीं है। कहा था अपनी क्लास में कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर पे क्वेश्चन आएगा, आया। कहा था कि साउथ चाइना सी चर्चा में चल रहा, आएगा, आया। तो कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कहे जाएंगे आएंगे, वो आएंगे, और कोई बड़ी बात है ही नहीं, आप खुद एनालाइज करने लग जाएंगे इन चीजों को। यू मस्ट ऑल्सो कवर सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्रिक्स, नाटो, सार्क, एससीओ, जो भी चर्चा में है उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम यहाँ पर कवर करते हैं, यूपीएससी ने सिलेबस में दी हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो बताया था आपको, बैलेंस ऑफ पावर, डिटरेंस, सिक्योरिटी डिलेमा, इन सब कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने आंसर्स को बेहतर बनाने के लिए, और यही चीज आपके जीएस पेपर 2 में भी काम आने वाली है, एसए में भी काम आने वाली है। अब देखिए नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस की बुक्स क्या यूज करनी है आपको यूपीएससी के लिए। कई बच्चों का सवाल होता है कि सर बुक्स कौन सी यूज करें। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ओपी गाबा इज अ गुड बुक। और ओपी गाबा ध्यान रखिएगा, दो आती हैं, एक पॉलिटिकल थॉट्स पे भी आती है, यहां पर पॉलिटिकल थ्योरी मैंने बोला है। इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, डीडी बसु, लक्ष्मीकांत, आपको बता चुका हूं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो टू मार्क्स, ये मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी की बुक है, अच्छी बुक है। लेकिन बुक्स में इसका इस्तेमाल भी एक्सट्रैक्ट करना है पॉइंट्स को, और गीता की तरह नहीं पढ़ना है, कवर टू कवर। जो टॉपिक क्लास में चल रहा है रिवाइज करने के लिए, उसके एक पर्टिकुलर सेक्शन को ओवरव्यू कर लीजिए, जिससे कि आप जब डाउट सेशन हो तो उसमें बेटर क्वेश्चंस पूछ सकें और अपने आंसर्स को एनरिच कर सकें। चाहे तो आप एक तरीके से ये भी कर सकते हैं कि डेली आपके पास जीएस भी होता है, करंट अफेयर भी होता है, कि अपना एक दिन जो आप रिवीजन का रखते हैं, उस दिन इस बुक में से किसी एक सेक्शन को कवर कर लें। लेकिन क्लास में जो होता है उसको एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आफ्टर लेक्चर आपको रिवाइज करने के लिए देने ही है। तो 7 दिन पे आपको पता लग जाएगा कि यार ये मैंने रिवाइज किया था और अब मैंने इससे वैल्यू ऐड करी है। इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा। पॉलिटिक्स इन इंडिया, रजनी कोठारी। रजनी कोठारी की पॉलिटिक्स इन इंडिया अच्छी बुक है, लेकिन सेलेक्टिवली पढ़नी है। सिलेबस खोला यूपीएससी का, ये टॉपिक्स ओके कनेक्ट हो रहे हैं, पढ़ लो। पेपर 2 की बात करें, डज द एलिफेंट डांस, डेविड मेलोन, पूर्व एम्बेसडर रह चुके हैं इंडिया में कनाडा से, अच्छी बुक है, ओवरव्यू करनी है। मींस ऐसा नहीं है कि इसी के आधार पर आपका ज्ञान बिल्ड होगा, लेकिन हाँ आपकी एनरिचमेंट हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में चीजें अपडेट भी होती रहती हैं। इंडिया फॉरेन पॉलिसी, वीपी गुप्ता, वीपी दत्त, बहुत ही पतली सी बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आसान बुक है, ऐसी बुक है कि आपका अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वीपी दत्त उठा लो, कहानी की तरह पढ़ लोगे, बेस बन जाएगा आपका। चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजी, रीथिंकिंग इंडिया फॉरेन पॉलिसी, राजीव सीकरी इज अ गुड बुक। इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसको, उसमें आपको एक बेस बनाएगी, लेकिन ध्यान रखेंगे
कवर टू कवर नहीं, सेलेक्टिव पढ़नी है। अब आप में से कई सारे लोग सोचें सर सेलेक्टिव का क्या मतलब, जब आप क्लास करेंगे तो क्लास में जो टॉपिक्स डिस्कस हो रहे होंगे उसमें देखना है कि यार ये टॉपिक डिस्कस हुआ है, लेट्स फाइंड दिस टॉपिक ऑन 7th डे व्हेन यू आर रिवाइजिंग, क्या देखते हैं इसमें क्या लिखा है, दैट्स इट, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ग्लोबल पॉलिटिक्स पर एंड्रयू हेवुड, नाम एंड्रयू हेवुड है, आपको लग रहा होगा फॉरेन राइटर है, बहुत ही खतरनाक इसमें एक्सप्रेशन होगा, सेंटेंसेस होंगे, वोकेबलरी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान बुक है। एनसीईआरटीज ओवरव्यू करने के लिए आपको दे रखी हैं, 9th 10th 11th में 2 आती हैं, 12th में 2 आती हैं। ओवरव्यू करना है तेजी से, स्विफ्ट रीडिंग करनी है, बैठना नहीं है लेकर इसको। न्यूज़पेपर सेलेक्टिव आर्टिकल्स, ICWA इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स की वेबसाइट है, सेलेक्टिव आर्टिकल्स आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे आर्टिकल्स हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना है। रीजन इज क्योंकि अभी आप बेस बना रहे हैं, जब थोड़ा बेस बन जाएगा तो उसके बाद ICWA के आर्टिकल्स आपको आसानी से कनेक्ट होने लगेंगे। MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पर भी ओपिनियन वाला कॉलम आता है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि कई बार आप द हिंदू पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस पर इतने कॉलम मान लीजिए नहीं आ पा रहे, कुछ मुद्दा चल रहा है, आपको लग रहा है मुझे इससे अच्छे ओपिनियंस चाहिए, तो आप MEA की वेबसाइट पे जाइए, ओपिनियन वाले पेज पर वो प्रेस रिलीज जारी करते हैं, पढ़ लीजिए, काम बन जाएगा आपका। इकोनॉमिक्स पॉलिटी वीकली अच्छी मैगजीन है, वेबसाइट है, लेकिन नहीं कहूँगा कि आपको सारे आर्टिकल्स पढ़ने, क्योंकि मेनी ऑफ द आर्टिकल्स आर लेफ्ट लेनिंग और समटाइम्स दे आर अगेंस्ट गवर्नमेंट। लेकिन यूपीएससी में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, बैलेंस, लेकिन कुछ आर्टिकल्स दे आर सो गुड कि कहीं और नहीं मिलते। लेकिन ये भी क्या है, थोड़ा सा जब तैयारी आपकी आगे बढ़ जाएगी ये उसके बाद की बात है। योजना मैगजीन टॉपिक्स के हिसाब से पॉइंट निकालने हैं, और इग्नू मटेरियल साथ में। आप देखिए बबल्स, अब देखिए इग्नू मटेरियल मैंने कहा, तो इग्नू मटेरियल का मतलब ये नहीं सारे इग्नू मटेरियल पढ़ने हैं। आपने कोई टॉपिक देखा, फ्री इग्नू मटेरियल आपका ऑनलाइन PDF अवेलेबल है, उसको आपको देख लेना है, प्लस टेलीग्राम ग्रुप में भी हम डालकर रखते हैं उसको, मटेरियल को, आप फाइल्स में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे बबल्स बड़े इंपॉर्टेंट, डोंट बाय ऑल इन वन को। ऐसा नहीं है आज लेक्चर आपने देखा और आपने कहा आज ही मंगवानी है, आज ही ऑर्डर करेंगे, पीछे तो हम काम छोड़ते ही हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि सारी बुक्स आपने आज ही मंगवा ली, नहीं, दिस इज नॉट हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। कवर पीस बाय पीस अलॉन्ग सिलेबस, पीस बाय पीस पढ़ना है और सिलेबस के साथ पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। मैंने क्या कहा, जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड बुक ले लो, 7वें दिन उसको देख लो, ऐसा नहीं है सारी इकट्ठी ले ली। स्मार्ट स्टडी करनी है, इसका मतलब ही क्या है, टॉपिक से टॉपिक को रिलेट करके पढ़ना है, गॉट इट। एक्सट्रैक्ट पॉइंट फ्रॉम मटेरियल, और वहां से पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करना है, ऐसा नहीं अच्छा ठीक है ज्ञान हो गया बंद करो उसको वहीं रख दो। मैं बता रहा हूं दोबारा जब खोलते हो ना फिर क्या होता है, फिर दोबारा आपको उसको पढ़ना पड़ता है, दिमाग में चीज नहीं आती कि यार ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा क्या था। ये दिक्कत नहीं होगी आपके साथ अगर आप पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट कर इसको पढ़ेंगे, गॉट इट। साथ में एक बात ध्यान रखिएगा, 4 नोटबुक बनानी है आपको, एक बड़ा ग्रंथ नहीं बनाना पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का, 4 नोटबुक बनानी है, 4 नोटबुक बनानी है। पेपर 1 के सेक्शन A की अलग, सेक्शन B की अलग, पेपर 2 के सेक्शन A की अलग, सेक्शन B की अलग। और ध्यान रखेंगे जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें 2 पेज आपको हमेशा छोड़ने हैं, जैसे किसी यूनिट को आप कंप्लीट करते हैं। वो इस वजह से होता है कि जो कंटेंट आप मार्केट से निकालते हैं, मार्केट से मतलब दुकानों से बात नहीं कर रहा, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, कोई कोटेशन है, कोई कीवर्ड है, फ्रेज है, उसको वहां पर आपको लिखना है, जिससे कि आपका कंटेंट एनरिच होगा और आप कनेक्ट भी रहेंगे, इस बहाने आप रिवाइज भी करते रहेंगे। तो 2 पेज हमेशा छोड़ के रखना है। अब देखिए यहां पर आता है, हैसियत का क्या है, बिगड़ती है तो बन भी जाती है। अब हमें पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में हैसियत बनानी है। अब हैसियत बनेगी कैसे, आगे जो अभी तक प्रोसेस बताया उससे हैसियत ज्ञान की बन जाएगी। असली हैसियत क्या है, मेरिट लिस्ट में नाम आना, ज्ञानी होना इस ऑप्शनल के बारे में, और सिलेक्शन लाना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस डिफरेंस को अभी समझ लीजिए। कई सारे स्टूडेंट्स इस पर ध्यान नहीं देते हैं, ज्ञान बहुत है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए हैसियत जो बनानी है वहां पर आपको आंसर राइटिंग करनी है एक तो, और दूसरा जो इनिशिएटिव है मेरा, पॉलिटिकल साइंस इन पॉकेट। और जब मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल साइंस इन पॉकेट, आई लिटरली मीन इट। जब तक
तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक उसमें मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता तब तक पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की एक छोटी डायरी, जिसमें बहुत ही छोटे रूप में हर एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, फ्रेजेस लिख कर रखें। वो इस तरीके से है कि आप फ्री बैठे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई आपको देखना नहीं है इधर उधर, मेट्रो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं, अरे 2 मिनट है, 3 मिनट है, ओपन करो डायरी को, एक बार नजर मार लो। इतनी बार नजर उस पर हमें निकालनी है कि एक्चुअल में पॉलिटिकल साइंस क्या होगी, दिमाग में होगी और पॉकेट में रखनी है। मतलब इट इज अ डिस्टिंक्शन दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ईच ऑफ माई स्टूडेंट। और ये केवल इस न्यू बैच के लिए नहीं है, आज से पहले जो बैचेस हैं उन सब के लिए भी ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है कि आप सब भी पॉलिटिकल साइंस की एक डायरी बनाकर, छोटी सी डायरी अपने पास रखेंगे और उस डायरी में सेक्शंस होंगे। पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में प्लेटो, थ्योरी ऑफ सोल, थ्योरी ऑफ नॉलेज, कम्युनिज्म, फैमिली, रूलर्स, तो थ्योरी ऑफ सोल, मिथ ऑफ मेटल। तो कहने का मतलब जब पता है कीवर्ड है, हम पूरी थ्योरी कोई नोट्स की बात नहीं करें, कीवर्ड्स खोला दिमाग में आ गया, प्लेटो में ये कीवर्ड थे, प्लेटो ने ये किया है, ये बुक्स है, ये क्रिटिसिज्म, दैट्स इट। पेपर 1 के सेक्शन बी की भी बात करेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेंगे। अच्छा ये फ्रीडम स्ट्रगल हुआ इस वजह से, हुआ ये आउटकम, ये कीवर्ड। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करेंगे, ईस्टर्न मॉडल, ये कीवर्ड है, ये हुआ फाइनल ईयर। ईस्टर के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट का क्या मतलब है, फीडबैक का क्या मतलब है, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व होता है। जस्ट 3-4 वर्ड्स, these 3-4 words are going to make a difference in your life। तो जब मैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल इन पॉकेट कह रहा हूं इस इनिशिएटिव का नाम, तो मतलब आई लिटरली मीन इट। जेब में रहेगा, दिमाग में रहेगा, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ेगा आप पर। जो चीज आपसे जुड़ी रहती है ना, वो आपके साथ रहती है। मेंटेन अ पॉकेट डायरी ऑफ टॉपिक वाइज, कीवर्ड्स ऑफ ईच टॉपिक, इंपॉर्टेंट कोटेशन, स्टेटमेंट्स, और साथ में बीच बीच में उसको देखते रहेंगे तो इवैल्यूएशन होता रहेगा कि कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ एक और कीवर्ड जो अभी मिला मुझे, कोई अच्छा वर्ड मैंने अभी, सर इवैल्यूएट कर रहे थे किसी का आंसर और सर ने कहा इसको इस तरीके से लिखो, जस्ट छोटा सा उसमें लिख लो यार, ये बड़ा अच्छा सेंटेंस सर ने बोला है, ये तो यूज ही करना है, चिपका के आना है एग्जाम में। इवैल्यूएशन, रिवीजन आसान हो पाएगा आपका। और इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में हाईएस्ट मार्क्स का जो सपना है वो आप पूरा कर सकेंगे। और एक बार पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में आपके हाईएस्ट मार्क्स आ गए, इफ यू आर टारगेटिंग 325 प्लस, तो मैं बताना चाहूँगा इंटरव्यू में अगर थोड़ा कम मार्क्स भी आ जाए, लेकिन आपकी टॉप रैंक्स कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जीएस के पेपर आप बैलेंस रखेंगे, एस से आप अच्छा करेंगे, एथिक्स आप अच्छा करेंगे, काम हो जाएगा आपका। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हो इंट्रोडक्टरी लेक्चर से जुड़े हुए, क्योंकि अभी तो सफ़र की शुरुआत हुई है, एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड ईच पार्टिसिपेंट ऑफ दिस कोर्स मैटर्स टू मी। जुड़े रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। शशांक त्यागी साइनिंग ऑफ।